नमस्कार, स्वागत है आपका हस्तक्षेप में। मैं हूं आपके साथ पारुल। रफ्ता रफ्ता वो तारीख करीब आती जा रही है जिसकी तैयारी में मध्य प्रदेश के दोनों राजनीतिक दल यानी कांग्रेस और बीजेपी लगे हुए हैं। ये तैयारी है मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीट जीतने की। और मजे की बात देखिए ये कि जनता 29 तारीख को ही मध्य प्रदेश में पहले चरण की सीटों पर मतदान करेगी। लेकिन उसके पहले दोनों राजनीतिक दलों में जो दंगल जारी है उसके लिए मंगलवार का दिन सियासत का महामंगलवार कैसे साबित हुआ, देखिए इस पर ये रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा। देश में लोकसभा का दंगल, मध्य प्रदेश में सियासत का महामंगल, प्रचार और शक्ति प्रदर्शन पर रहा जोर, प्रदेश की जनता किसकी ओर। मध्य प्रदेश में 29 अप्रैल को पहले चरण का मतदान है, यानी पहले चरण के मतदान में अब एक हफ्ता भी नहीं बचा। और जब जनता के लिए फैसले की घड़ी नजदीक आती जा रही है तो भला राजनीतिक दल कहां पीछे रहने वाले हैं। तभी तो मौसम में चढ़ते पारे के साथ सियासत में भी उबाल है। पार्टियों के नेता एक दूसरे के खिलाफ अपने समर्थकों के लिए ताल ठोकने में लगे हैं। दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने प्रचार में पूरी तरह ताकत झोंक दी है, तो वहीं उम्मीदवार भी अपनी ताकत झोंक रहे हैं। मंगलवार को पूरे देश की नजर राजधानी भोपाल पर थी, क्योंकि साध्वी प्रज्ञा ने पूरे तामझाम के साथ अपने नामांकन का काम पूरा किया। साथ में आलोक संजर ने भी डमी कैंडिडेट के तौर पर पर्चा भरा। रोड शो के दौरान साध्वी को एनसीपी कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाने की कोशिश भी की, लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनकी पिटाई कर दी और झंडा दिखाने वाले युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। साध्वी के रोड शो में हजारों की संख्या में साधु संत समेत पूरी पार्टी उनके साथ दिखी और जनसैलाब देखकर ये बात साफ हो गई कि उन्हें जनता सराखों पर बिठा सकती है। साध्वी ने शक्ति प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधने का एक भी मौका नहीं गंवाया। 4 माह की सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने पूरा सत्यानाश कर दिया, सभी कल्याणकारी योजनाएं समाप्त कर दी। मुझे लगता है विकास नाम का शब्द इनके मुंह से कभी निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो बंटा ढार है। इनके ही लोगों ने नाम दिया इनको बंटा ढार। साध्वी तो राजधानी भोपाल में ताल ठोक रही थी। इसी दौरान कांग्रेस और बीजेपी के अध्यक्ष भी अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करने में जुटे थे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शहडोल और जबलपुर के सिहोरा में सभाएं की, तो अमित शाह ने छतरपुर और राजनगर में बीजेपी के मिशन 29 की डगर को आसान बनाने का काम किया। चोर है, चोर है, चोर है, चोर है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। जबलपुर से चोरी की है नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी ने दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट, राफेल हवाई जहाज का कॉन्ट्रैक्ट एचएएल कंपनी से छीना। और पूरे देश में मैं कहता हूं, बाकी लोग कहते हैं कि एचएएल कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए था, सरकारी कंपनी है उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए था, मगर अनिल अंबानी को नरेंद्र मोदी ने दिया। अब देखने वाली बात यह होगी कि 29 अप्रैल को पहले चरण के मतदान में जनता किस पर मेहरबान होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो देखा आपने पूरी रिपोर्ट। राजधानी भोपाल हो या फिर संस्कार धानी जबलपुर या फिर खजुराहो, हर जगह सियासी जंग जारी है। भोपाल में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का शक्ति प्रदर्शन हुआ, तो वहीं जबलपुर में राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर वार किया। उसका जवाब अमित शाह ने भी दिया। तो अब पहले चरण में किसकी राह कितनी आसान होगी, इस पर हम चर्चा भी करेंगे। और आज जिस तरह की बयानबाजियां निकल कर आई हैं उस पर भी होगी बात। तो चर्चा के लिए हमारे साथ एक पैनल मौजूद है, आपका तारुफ करा देती हूं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता शावर आलम साहब मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार पंकज पाठक साहब, बीजेपी नेता नरेंद्र शिवाजी पटेल। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत सर। सबसे पहले शुरुआत बीजेपी से ही, शिवाजी पटेल साहब, कह रही हैं साध्वी
कि आपकी यानी कांग्रेस की तरफ इशारा करते हुए कि आपकी सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाएं बंद कर दी हैं। महिला को लेकर वो ज्यादा चिंतित आज के बयान में दिखाई दी। बंटा ढार का भी उन्होंने एक नाम वापस उनकी जुबान पर आया जो बहुत दिनों से कहीं खोया हुआ था। हिंदुत्व 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 ज्यादा दिखाई दे रहा था। तो आज थोड़ा चेंज है बयानों में, लेकिन आज वो बहुत ज्यादा चिंतित मुझे लगा कि महिलाओं की तरफ दिखाई दी, जहां वो ये कहती हुई जो क्राइम है उसको भी कोड करती हुई दिखाई दी, जन कल्याणकारी योजनाओं को भी कोड करती हुई दिखाई दी। लेकिन आरोप आपकी तरफ ये भी लग रहे हैं जबलपुर में भी चोरी हुई है साहब, क्या कहिएगा? देखिए पारुल जी, जहाँ तक साध्वी प्रज्ञा जी का प्रश्न है तो निश्चित रूप से जब वे प्रारंभ में आई थी तो एक जो परिचयात्मक बैठकें हुई थी संगठन की, उनसे उनके विचार समझ में आए थे। जो उनके साथ में जो एक हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद की एक गलत थ्योरी को रचने का काम किया गया था, उसकी शिकार साध्वी प्रज्ञा जी हुई थी और उन पर बहुत शारीरिक यातनाएं हुई। उसका विवरण हम लोग सबके सामने आया था और धीरे धीरे जैसे चुनाव गति पकड़ रहा तो निश्चित रूप से आज उन्होंने अपने विजन को भी काफ़ी कुछ स्पष्ट किया है, जैसा कि आप कह रही थी। निश्चित रूप से विकास की बात भी हुई है, महिलाओं की सुरक्षा भी बात हुई है, महिलाओं के लिए रोजगार की बात भी हुई है। और जो कांग्रेस की सरकार ने जिन वादों को करके जनता से धोखा किया है और आज भी उनको पूरा नहीं कर पाया, कर्ज माफी जैसी बातों की, उनकी भी चर्चा आज की सभा में हुई थी। तो निश्चित रूप से साध्वी प्रज्ञा जी भोपाल के विकास के लिए, भोपाल के नागरिकों के विकास के लिए, भोपाल की महिलाओं के लिए नहीं वरन पूरे भारतवर्ष की नारी शक्ति के लिए भी कल्याणकारी कार्य करेंगे, ऐसा आज के उनके भाषण से साफ और स्पष्ट परिदृश्य था। दूसरी तरफ श्रीमान राहुल गांधी जी ने जो शब्द आज फिर कहा जबलपुर में, जबकि हाईकोर्ट में जाके फिर माफी मांगे आए थे, दोनों हाथ जोड़ के माफी मांगे आए थे, लेकिन शायद उनको मैं समझता हूं कि इतनी अप्रामाणिक के समय में राष्ट्रीय नेताओं में यदि कोई कहा जाए सबसे अप्रामाणिक यदि कोई नेता है जिसकी बात पे कभी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो ऐसे कई काम कर चुके हैं, सार्वजनिक जीवन में कुछ कह देते हैं और जब मामले कोर्ट में जाते हैं तो माफी मांग लेते हैं। तो इस तरह के अप्रामाणिक जो काम वो करते हैं तो मैं समझता हूँ राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए ठीक नहीं। इसी तरह का ये मामला अब जनता 3 चरण में जवाब दे चुकी है, शेष 4 चरणों में और जवाब देगी। विधानसभा में भी तो दे चुकी है सर। निश्चित रूप से पारुल जी आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन विधानसभा के मुद्दे अलग थे, विधानसभा का परिदृश्य अलग था। तब भी राफेल चिल्ला रहे थे राहुल गांधी। हाँ ना, उनके राफेल से कोई फर्क नहीं पड़ने पाता। राहुल जी फेल हो गए हैं, इस बात का सब जनता भी देख रही है। और अभी जो चुनाव हो रहा है, वास्तविक तो ये जिन मुद्दों की वो बात पहले किया करते थे उन मुद्दों की चर्चा आज फिर हो रही है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 10 करोड़ शौचालय बने हैं, 7 करोड़ उज्ज्वला के कनेक्शन बने हैं, 2.5 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बने हैं। विकास की बात आपके बकौल आप पटेल साहब की साध्वी ने विकास की बात की है, लेकिन उस बयान में उन्होंने विकास इज इक्वल टू बंटा ढार बताया कि जो विकास की बात कर रहे हैं वो बंटा ढार लोग हैं। दिग्विजय सिंह शासनकाल उन्होंने याद करा दिया, लेकिन उनका क्या रोड मैप रहेगा विकास को लेकर ये उन्होंने नहीं बताया। तो मैं लौटूंगी आपके पास, आपको पर्याप्त समय दिया गया। कांग्रेस की तरफ रुख कर लेते हैं। शावर आलम साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शावर साहब, जो तस्वीर आज हमने देखी जबलपुर में भी उन्होंने बात रखी अपनी, और निशाना शेड्यूल पर भी था जहां प्रमिला सिंह के लिए भी उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन राफेल फिर से, और ये भी कहा कि अमित शाह के लिए कि आरोपी हैं वो और उनके बेटे जादूगर हैं। किस तरह की बयानबाजी पर पहुंच गए हैं अब आप? देखिए, अगर राहुल गांधी जी ने उन पर ये 2 आरोप लगाए हैं तो ये असत्य नहीं है। मैं अमित शाह जी की अगर बात करूं तो गुजरात में किसी मामले में ये तड़ी पार रहे हैं, ये रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं। अगर उनके बेटे जय शाह को उन्होंने जादूगर कहा तो एक बहुत छोटी सी कंपनी, बहुत कम लागत की पूंजी, मेरे ख्याल से 50-1,000 से शुरू की थी, वो 82-83 हज़ार करोड़ तक पहुंची है। तो ये जादू की बात करें। अगर राहुल गांधी जी ये कहते हैं कि राफेल के मामले में दलाली हुई थी, तो ये सच है कि जो विमान 700 करोड़ का लगभग उस समय दिया जा रहा था, उसको 1700 करोड़ का, कुछ मुझे आंकड़े ध्यान नहीं है, मतलब डबल और ट्रिपल राशि में वो अनिल अंबानी, जबकि अनिल अंबानी के पिताजी ने भी कभी वो जहाज नहीं बनाए, धीरू भाई अंबानी ने, उनको दिया गया। अच्छा, राफेल की फाइल, मेरी बात नहीं हुई, मेरी बात पूरी नहीं हुई। राफेल का जो मामला, उसकी फाइल चोरी हुई,
तो इस तरीके से जो कांग्रेस ने कहा था कि चौकीदार चोर है, तो वो गलत नहीं था। वो बात अगर उन्होंने देश के सभी राज्यों में कही तो वही बात जबलपुर में कही। अब मैं आता हूं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में साध्वी प्रज्ञा चुनाव लड़ रही है भोपाल से। अब तक तो उन्होंने, अभी तक तो वो उनका विजन ही तय नहीं है कि उनका मुद्दा क्या होगा। दरअसल वो दिशाहीन चुनाव लड़ रही हैं। उनको लगा था कि हम हिंदू मुस्लिम बात करेंगे, हम बाबरी मस्जिद का जिक्र करेंगे, हम हेमंत करकरे को याद दिलाएंगे, उससे माहौल बनेगा और उस तरह से वो रफ्तार पकड़ेंगी। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ने, भोपाल की जनता ने उनको इस बात से नकार दिया। तो अब वो विकास के मुद्दे पर आ गई। आप विकास की अगर बात करें, दिग्विजय सिंह जी के आपको 15 साल याद हैं, 15 साल पूर्व याद है, 10 साल उनके। लेकिन 15 साल यहाँ मध्य प्रदेश में शिवराज जी का शासन रहा, शायद वो भूल गई। इस शिवराज जी के शासन में हजारों किसानों ने आत्महत्याएं की। शिवराज जी के ही कारण मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला हुआ, डीमेट हुआ, ई टेंडरिंग घोटाले हुए। आप ये देखिए कि 15 साल में एक दौर इन पर भी आया था, वो था 2008 का, जब इनकी देवास से एक हत्या के मामले में, सुनील जोशी हत्याकांड में इनकी गिरफ्तारी हुई थी। तो वही शिवराज जी दूर जा रहे हैं, उनके साथ थोड़ा है। सा हम यहाँ पर आ जाते हैं। जबलपुर में कौन सी चोरी की बात कर रहे थे राहुल गांधी आज? अब मैं मुद्दे की बात कर रहा था, पारुल जी आपने भटका दिया। चलिए मैं जबलपुर पे आ आज जाता की हूं। बयान पर बात कीजिए ना सर। आप पता नहीं, आप बहुत पुराने जा रहे हैं। बहुत पुराने प्रज्ञा जी जा रही हैं। बंटाढार शब्द दिया था बीजेपी ने 15 साल पहले। आपकी 15 साल से सरकार है, आप वो गिनाइए कि 15 साल में शिवराज सरकार ने जबलपुर में चोरी की बात बताइए सर मुझे जी। कौन सी चोरी की बात कर रहे थे जबलपुर में राहुल गांधी? कौन सी चोरी करी है राहुल गांधी बता रहे थे जिस बारे में जबलपुर में? फाइल जो चोरी हुई है, तो जबलपुर में कौन सी चोरी हुई है सर? जबलपुर में भी चोरी की, अभी तो बयान सुनाओ क्या फिर से आपको? जबलपुर की चोरी का जिक्र उन्होंने नहीं कहा, तो ये मुझे भी नहीं मालूम क्या था। अच्छा, जब उन्होंने ही नहीं कहा तो मैं कैसे बता दूं? ये सही है, पार्टी प्रवक्ताओं को जानकारी नहीं होती कि उनके आला नेता। अरे आप पूछ लीजिए, आपने उन्होंने क्या कहा, कौन सी चोरी की? राहुल जी ने क्या जिक्र किया है? मैं आप कांग्रेस से नहीं हूँ ना, कांग्रेस राहुल गांधी जी ने कोई जिक्र किया है इस बात का कि वो जबलपुर में कौन सी चोरी की है? और यदि उन्होंने कहा है तो चोरी हुई होगी। जबलपुर में भी चोरी हुई है, ये शब्द उनके हैं, ये आपने भी सुना है। अब इस पर भटकाइए मत आप। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये भी कह रही है साध्वी प्रज्ञा कि जब बीजेपी की सरकार थी तो अंधकार से विकास की ओर हम इसको लेकर जा रहे थे, लेकिन बिजली चली गई, विकास से अंधकार की ओर वापस आ रहे हैं आप। देखिए, इस सरकार को 80 दिन हुए केवल, क्योंकि आचार संहिता 80 दिन से के बाद लग गई थी। इस 80 दिन में हमने 83 योजनाएं लागू की हैं जो तो अमल में हैं। उसको उल्टा कर दिया, ऐसा वो बोल रही हैं कि विकास से वापस अंधकार की ओर आप जनता को खींच कर आ रहे हैं। बिजली कटौती हो रही है घोषित। देखिए, बिजली के मामले में भी कितने लोग सस्पेंड हुए हैं, ये आपने देखा होगा। ये एक षड्यंत्र के रूप में कुछ लोग कार्य कर रहे थे, तो उनको सरकार ने अभी निलंबित भी किया है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश में पर्याप्त बिजली है, किसी चीज की कमी नहीं है। चलिए पंकज पाठक सर के पास चले जाते हैं। पाठक सर, आपने दोनों की बात सुनी और आज जो बयानबाजियां हमने प्रदेश में देखी हैं वो भी आप समझ चुके होंगे अच्छे से। जबलपुर में चोरी, राफेल मामला, HAL कंपनी सरकारी कंपनी थी, उसे राफेल सौदा नहीं, उसके साथ डीलिंग नहीं हुई। युवा जो है प्रदेश के वो राफेल जहाज बनाएंगे, 72,000 रुपए जो है वो हर खाते में राहुल गांधी डालेंगे, प्रधानमंत्री ने खुलवा दिए, लेकिन पैसा वो डालने वाले हैं और ये उनके शब्द हैं कि हर खाते में 72,000 डालेंगे। किसी चीज की डिक्लेरेशन मंच से ये नेता करना भूल जाते हैं और जनता विश्वास कर लेती है। बाद में यही आरोप लगते हैं कि आप ही ने तो कहा था मंच से, अब क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो क्लियरेशन बहुत जरूरी मुझे लगता है कि राजनेताओं को करना चाहिए, जो वो नहीं करते हैं। बिल्कुल पारुल जी, आपने सही कहा कि राजनीतिक लोग ऐसा नहीं करते हैं। और दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से ये घोषणाएं की जाती हैं, लोक लुभावन घोषणाएं जो होती हैं और जो इस प्रकार के चुनावी वादे किए जाते हैं, मैं पहले भी इस बात को उल्लेख किया है कि चुनाव आयोग को इस मामले में और भी शक्तियां देने की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए, ये जो चीज़ शुरू हुई है वादे करने की और जो घोषणाएं करने की, जो कि बहुत ही अव्यावहारिक होती हैं और जो पूरी भी नहीं होती हैं, और उनका पूरा पार्टियां लाभ उठा लेती हैं और आखिरी में कुछ जनता को मिलता नहीं है। लेकिन जनता इसी लालच में होती है और वो बार बार जो है वो उसी मृग मरीचिका की तरफ भागती है। अब इसको रोका कैसे जाए? अब सरकारें जो विधायिका में बैठी, जो विधायिका कानून बनाती है, वो तो इसको करने वाली नहीं है। तो किसी न किसी प्रकार से अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें संज्ञान ले, सरकार को निर्देशित करे। अब सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसा करता है तो ये आरोप लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है सरकार की भूमिका निभा रहा है। तो मुझको ऐसा लग रहा है कि आयोग को इस प्रकार के पावर दिए जाने चाहिए कि वो एक तरह से नियामक के रूप में कार्य करे
और अभी भी वो नियामक के रूप में है। वो नियामक कोई ऐसा अद्भुत शब्द नहीं है, वो नियामक के रूप में है, लेकिन जो वादे किए जा रहे हैं वो सिर्फ सीधे सीधे वो घोषणा पत्र में आ गए, जनता में वितरित हो जाए, लोगों को उसका जो है भ्रमित कर दिया और चुनाव जीत लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। भले ही कांग्रेस पार्टी हो, भले ही भारतीय जनता पार्टी हो, और दोनों पार्टियां और तमाम क्षेत्रीय राजनीतिक दल सभी इसी में लगे हुए हैं। और उन्होंने तो तेलंगाना में तो केसीआर ने जो है रिकॉर्ड ही कायम कर दिया है उन्होंने, और वो उनको फिर से सरकार में इसीलिए चुन लिया गया। लोकसभा में भी वही बहुमत लेके आएंगे। तो ये सब चुनावी वादों का कमाल है। मुझको ऐसा लग रहा है कि ये जो चुनाव आयोग नियामक है ये या तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में काम करे, क्योंकि आयोग पे भी आरोप लगते हैं कि वो सरकार का खिलौना बन गया है, सरकार के इशारे पे कार्य करता है। तो निगरानी इसमें सुप्रीम कोर्ट की बहुत जरूरी है, क्योंकि अब सबसे बड़ा संकट जो है वो विश्वास का है। विश्वास आखिर किस पे किया जाए के लिए ये सारी चीजें जरूरी हो जाती हैं जब संवैधानिक संस्थाओं पर ही आरोप लगना दिखाई देने लगे। तो चलिए वापस मैं लौटती हूँ शिवाजी पटेल साहब आपके पास। एक बात और यहाँ बयानों में कही है साध्वी प्रज्ञा ने, हिंदुत्व का विकास होगा तो देश सुरक्षित होगा। ये समझाएंगे मुझे? देखिए पारुल जी, जहाँ तक हिंदुत्व का प्रश्न है तो अपने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि हिंदुत्व भारत की जीवन शैली है और देश की जो जीवन शैली है उसका नाम हिंदुत्व है। तो निश्चित रूप से यदि हिंदुत्व का विकास होता है तो उसका अर्थ ही यही है कि 135 करोड़ जो देश के नागरिक हैं उनकी जीवन शैली का विकास हो, उनके मूलभूत सुविधाओं का विकास हो, उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति हो। तो निश्चित रूप से यही हिंदुत्व का विकास है। और जब हमारे देश का कल्चर बढ़ता है, देश की संस्कृति बढ़ती है, जैसे कि अभी हाल में ही 2-3 दिन पहले ही यूएई की राजधानी अबू धाबी में, जो कि पूर्णतः इस्लामिक देश है, उस देश में भी एक अक्षरधाम के मंदिर की स्थापना वहां पर हो रही है। हमारे यहाँ के साधु संत गए हैं और वहां के जो सुल्तान है वो उसमें शामिल हुए उस पूजा पाठ में। तो निश्चित रूप से जब हमारे देश का ये संस्कृति, ब्राह्मणों को लेकर वो मौन व्रत रखकर शुद्ध हिंदुत्व की तरफ वो आगे बढ़ रही हैं। जन कल्याणकारी योजनाएं बंद कर दी कांग्रेस सरकार ने। वो कौन सी योजनाओं के बारे में जिक्र कर रही है? देखिए ऐसी तमाम योजनाएं हमारे अभी जैसे माननीय वरिष्ठ पत्रकार पाठक जी बात कर रहे थे, कांग्रेस ने जो अपने घोषणा पत्र में ऐसे मतलब अव्यावहारिक जो वादे कर लिए उसकी वजह से इनका बजट गड़बड़ा गया। कर्ज माफी के लिए 50,000 करोड़ रुपए गया बजट में, कुल इन्होंने 5,000 करोड़ का प्रावधान किया और 1,300 करोड़ रुपए कुल दिया। उसकी वजह से जैसे संबल जैसी योजना है जिनमें कि प्रेग्नेंट स्त्रियों को पैसा प्राप्त होना था, डिलीवरी के समय पैसा प्राप्त होना था, इलाज के लिए पैसा प्राप्त होना था, ऐसी तमाम योजनाएं इस कांग्रेस सरकार ने बंद कर दी है। बुजुर्गों के लिए 30 दर्शन योजना थी, वो योजना सरकार ने बंद कर दी। विद्यार्थियों की मेधावी विद्यार्थी योजना, जन कल्याणकारी योजनाएं आपने बंद कर दिया, बोल रहे हैं 72,000 मेधावी विद्यार्थी योजना। मैं बता देता हूँ, दरअसल जितनी भी देश में जन कल्याणकारी योजनाएं बनी हैं वो कांग्रेस ने बनाई थी और उस पर अमल भी किया है। नहीं तो संबल से क्या लोगों को किसी और को फायदा मिल रहा था? देखिए मैं आपको बता दूं इनकी कौन सी योजनाएं थी। मेरा ये कहना है कि जब किसान आत्महत्या कर रहा था तब आपने कोई बात नहीं करी। जब शिक्षित युवा बेरोजगार था, व्यापम जैसे मामले में जेलों में जा रहा था, तब आपने कोई बात नहीं करी। अभी आपकी सरकार पे आप आरोप लगाते हैं, क्या स्थिति है वो भी आपको पता है जी। अभी आपकी सरकार आने के बाद भी किसान की क्या स्थिति है वो भी आपको 55 लाख किसानों का कर्जा माफ करने की घोषणा थी। 25 लाख किसानों को एनओसी दे दी गई है। जब चाहे भाजपा के साथी मुझसे पेन ड्राइव ले सकते हैं, मैं पीसी से उपलब्ध आप उन लोगों को सामने ले आइए, क्योंकि अभी भी नोटिस पहुंच रहे हैं कई किसानों के। अगर किसी बैंक ने उस व्यक्ति को, उस किसान को नोटिस भेजा है जो सूची में था, तो आप मुझे प्रमाणित करवा दीजिए, उस बैंक पर कार्रवाई होगी, क्योंकि वो पैसा सरकार दे चुकी है, सरकार को देना है। ये सब अफवाहें हैं, झूठी बातें हैं कि अब तक जो है आ रहा है। अब मैं आपको बात बता देता हूँ, कौन सी बैंक की बात हो रही है, कौन सी बैंक है? किस बैंक ने दिया है नोटिस? मुझे क्वेश्चन ले लूं सर, छोटा सा मेरा प्रश्न, सब अफवाहें हैं। छोटा सा बैंक नोटिस नहीं भेज सकती है कांग्रेस आपको, वो बता देंगे पटेल साहब। उसका पूरा पेन ड्राइव में आपको दे सकता हूँ, किसान का नाम, बैंक का नाम, किसान का मोबाइल नंबर। आप तो प्रोसेस कर लीजिएगा, अरे भैया प्रोसेस कर लीजिएगा। शावर आलम पटेल जी आप बोलिए, कौन से बैंक के आरोप लग रहे हैं, कौन से बताइए, बैंक का नाम बताइए आप मुझे। मैं छोटा सा प्रश्न इनसे कर रहा हूं कि कुल राशि कितनी बैंकों को दी गई है,
ये प्रश्न का उत्तर दे देंगे, इनकी पूरी कलई खुल जाएगी। ठीक है, अरे भैया, आप कलैया खुलवाओगे, सुन लीजिए, आपकी कलैया तो देख लीजिए 15 साल में। मेरी बात सुनिए, आप 25 लाख लोगों का कर्जा विश्वास कैसे करें देश आपके ऊपर? बाकी का कर्जा चुनाव बाद, क्योंकि चुनाव आचार संहिता लागू हो गई थी, 55 लाख जो 2 लाख के अंदर आते हैं, वो सूची में जो लोग हैं उनको कोई बैंक नोटिस नहीं भेज सकती, वो कर्जा माफ है। अब मैं आता हूं 72,000 रुपए साल देने की बात। ये योजना है, कांग्रेस जो बात करती है, जो घोषणा करती है, उसे पूरा करती है। हमने 72,000 करोड़ का कर्जा यूपीए की सरकार में किसान का माफ किया था। न्यूनतम आय योजना का मतलब यह है कि देश में आज भी 20% लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। और लगभग गरीबी का पैमाना कैसे तय करेंगे आपके लोग? ये सूची तैयार है, पूरे देश में गरीबी रेखा का सर्वेक्षण हो चुका है। हाँ। भारत में आज भी 25 करोड़ लोग, और आप लोग आरोप लगाते थे कि फर्जी राशन कार्ड दिया सरकार ने। सुन लीजिए, उसमें चट्टी हो जाएगी। हाँ। हमारा तो सिर्फ उद्देश्य ये है कि हम गरीब आदमी को न्यूनतम आय के अंतर्गत लाएं 12,000 रुपए महीना, ताकि उसको सर्वेक्षण हो चुका है, छटनी भी अभी बाकी है। चलिए, लिमिटेड समय मेरे पास अमल होगा। ठीक है सर, लिमिटेड टाइम है मेरे महात्मा पास। गांधी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत दिया गया, जैसे सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, भोजन का अधिकार, ये एक्ट हैं, इस पे कांग्रेस ने अमल किया था, जो आज भी लागू है। 72,000 रुपया दिया जाएगा, इसमें कोई गलती नहीं है। खाने की बात आप कर रहे हैं, गरीब की बात कर रहे हैं, उसके पेट फूड को सिक्योरिटी एक्ट लागू है। अगर कोई व्यक्ति आज भी भारत में भूख से मरेगा तो कलेक्टर पे कार्रवाई होगी। ठीक है, आप पता कर लीजिए। मेरे पास लिमिटेड समय, मैं पाठक जी के पास जाना चाहती हूँ। पाठक सर, योजनाएं बड़ी बड़ी, बातें बड़ी बड़ी, लेकिन धरातल पर दोनों ही पार्टियों की बातें जो है खोखली दिखाई दे रही है। शिवराज सरकार ने भी उनके समय पर बहुत सारे वादे किए थे, किसानों की कर्ज माफी, लेकिन जो मीडिएटर थे उनके बाद पहुंचता किसानों के पास क्या था? हमने देखा कभी 60 रुपए, कभी 90 रुपए, कभी 150 रुपए, ऐसी राशियां उनके पास पहुंच रही थी। तो ये उस समय का जो दर्द है किसानों का, उन्होंने विधानसभा चुनाव में दिखा दिया। लेकिन इन 3 महीनों में भी बहुत सारे वादे कांग्रेस की सरकार ने किए थे। उनमें से कई लोग हम खबरों के माध्यम से भी देखते हैं कि कई ऐसे किसान सामने निकल कर आए जो कह रहे हैं कि अभी भी उनके पास नोटिस पहुंच रहे थे। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए पारुल जी, बहुत बड़ा विरोधाभास है और बहुत सारी ऐसी विसंगतियां हैं जी कि विधानसभा चुनाव के बाद तत्काल कांग्रेस पहले तो अपनी सरकार बनाकर बचाने में उलझी रही और उसके बाद जो तमाम बड़े बड़े वादे किए थे उनको पूरा करने की तरफ अग्रसर हुई और वहीं लोकसभा चुनाव की तैयारी हो गई। स्वाभाविक है कि इतनी हड़बड़ाहट में उन्होंने जिस तरह से कदम उठाए, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता कि जो हड़बड़ाहट, जो अव्यवस्था, जैसे कि आपने बताया कि इस प्रकार के जो फीडबैक आए कि किसानों को पर्याप्त पैसा नहीं मिला, अभी भी जो किसानों के पास जो SMS जा रहे हैं वो ये जा रहे हैं कि आचार संहिता लगी हुई है, आचार संहिता के नाम पर ऐसी व्यवस्था पंगु बना दी गई है प्रशासन की, और ऐसी स्थिति में प्रशासन जो है वो काम नहीं कर रहा है। तो मुझको ऐसा लग रहा है कि जो ये व्यवस्था ऐसी बनी है इसको कैसे परिवर्तित किया जाए। अब हाँ, एक बात ज़रूर है कि इन्होंने जो समस्याएं अपने वादों को निभाने में तो बता दिया कि हमारे पास कम समय है, लेकिन आप ये बताइए कि तबादला करने में कितनी सबने रुचि दिखाई। सारे मंत्रियों के कमरों में विधायक भरे रहते थे मंत्रालय में, और सिर्फ एक काम बहुत तल्लीनता से और बहुत व्यवस्थित तरीके से हुआ और बहुत अच्छे तरीके से हुआ और बड़ी संख्या में हुआ, और वो कार्य, इसका मतलब यह है कि हमारी प्राथमिकताएं कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। हाँ, अब हम ये अगर कह रहे हैं कि हम चुनाव के बाद ये सब करेंगे तो ठीक है, चुनाव के बाद तो पूरे 5 साल का समय रहेगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो सरकार अल्पमत में होती है उसको जनहित के मुद्दों को, मुझको ऐसा लगता है कि ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जनादेश जो भी आया हो विधानसभा चुनाव में फिर भी वो कांग्रेस के पक्ष में आया है। इसलिए कांग्रेस को जनादेश की भावना का सम्मान करते हुए जितने भी जनहित के वादे किए थे, अब उन वादों के प्रति भले ही हमारी सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन प्रजातंत्र में जब हम वादा कर देते हैं और सरकार में आ जाते हैं तो हमारी प्राथमिकता उनको इस तरह से लागू करने की होना चाहिए कि भीड़ में खड़े अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचाया जा सके। मैं जवाब दे दूं? आ रही हूँ सर। पटेल जी, जनहित के मुद्दों की बात हो रही है कि जनता अभी भी चाहती है कि जनहित के मुद्दों को लेकर जाए, लेकिन आपकी तरफ से जो बीजेपी की तरफ से जो अटैकिंग हो रही है वो हिंदुत्व पर हो रही है, हिंदूवादी छवि पर हो रही है, लेकिन भोपाल चाहता है विकास।
देखिए पारुल जी, मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी दोनों मुद्दों पर बात कर रही है। निश्चित रूप से गांव गरीब किसान की भी चिंता हो रही है। 10 करोड़ शौचालय बनाए, 7 करोड़। प्रज्ञा सिंह ने इस 7 दिन की राजनीति में कितने विकास की बातें की और कितना सुधार की बातें की? अभी तक तो उन्हें यही नहीं पता होगा कि किस एरिया में सड़क खुदी पड़ी है, किस एरिया में पानी नहीं पहुंच रहा है। पारुल जी देखिए, निश्चित रूप से साध्वी प्रज्ञा जी जब से आई हैं निरंतर भोपाल के दौरे कर रही हैं। वे भोपाल में पढ़ी लिखी हैं, निश्चित उन्होंने भोपाल की यहाँ पर विद्यार्थी परिषद के रूप में भी काम किया, तो उन्हें एक गली से परिचित हैं। और आज भी मतलब उन्होंने, मैंने जैसे आपसे कहा, अभी जब से कंडीशन को आप आज से तोल रहे हैं, आपके 15 साल से तोल रहे हैं। मैं भाई आपसे कह रहा हूँ, जब से उनका नाम घोषित हुआ है, आप उनके समय की कंडीशन को जो मध्य प्रदेश में भोपाल की रही होगी, 15 साल बाद भी उसी को देखने की बात कर रहे हैं। उसके बाद बहुत विकास हुआ, 15 साल में कोई विकास नहीं, कैसा क्या बात बहुत विकास हुआ है। आज भी शावर आलम जी देखिए, मैंने शुरू में ही कहा, जब मैं आपसे डिबेट शुरू हुई थी, मैंने कहा था कि साध्वी प्रज्ञा जी के पास कोई विजन नहीं है। वे अभी तक ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि हमें चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना है। पहले उन्होंने बात करी आज दिग्विजय सिंह हेमंत करकरे जी की शहादत पर, फिर बाबरी मस्जिद पर कहेगा कि शहीद अगर शैतान है तो मान लेंगे प्रज्ञा की शैतान बोलना है। ऐसी तो इस तरह की कुछ बयानबाजियां दिग्विजय सिंह साहब ने भी कही है। नहीं, मुझे उसका संज्ञान नहीं है और मैंने इस तरह की कोई बात नहीं सुनी। मैं बात कर रहा हूं उनके चुनाव की। अब उन्होंने जाके विकास की बात करना शुरू कर दी। पहले ये तय कर लें, और विकास की बात 15 साल से तो आपकी सरकार थी। अगर मध्य प्रदेश में कुछ नहीं हुआ, आपका भी बयान वो सुनवाती हैं आपको, जो उन्होंने शैतान वाली बात कही है। हमने 80 दिन में 83 योजनाएं लागू कर दी। हमने जो वादा किया है कांग्रेस ने, उसको पूरा किया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस जो वादा करती है उसे पूरा करती है। कांग्रेस के नेता जुमलेबाजी नहीं करते। जुमला दिया है, कहीं ये जुमला ही ना रह जाए, जुमलेबाजी नहीं करते। हमने नहीं कहा था कि काला धन वापस आएंगे, हमने नहीं कहा था कि 15 लाख रुपए हमने नहीं कहा था धारा 370 हटाई जाएगी। ये सब जुमलेबाजी। कांग्रेस जो वादा करती है उसे पूरा किया जाता है। चलिए, समय मेरे पास इतना ही था। जुमलेबाज तो आपके ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे थे, जहां एक तरफ जबलपुर में राहुल गांधी ने हुकार भरी, तो वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में साध्वी प्रज्ञा ने बयान दिया। अपराध को लेकर, क्राइम को लेकर, महिलाओं को लेकर वो बात कर रही थी, जहां उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की सरकार आई तो जन कल्याणकारी योजनाएं बंद कर दी। वहीं देखें तो राहुल गांधी राफेल, HAL और साथ ही साथ 72,000 की जो उनकी न्याय और योजना है, तमाम तरह की योजना को लेकर बात कर रहे थे। यही नहीं रुके, अमित शाह के बारे में उन्होंने कहा कि वो आरोपी हैं और साथ ही साथ उनके बेटे के लिए कहा कि वो जादूगर हैं। बयानबाजियों का दौर है साहब, चुनावी माहौल है तो बयानबाजियां तो और तेज होंगी और सरगर्मियां जो चुनावी है वो भी आपको और दिखाई देंगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो बयानबाजियों के जरिए ये जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या चुनाव के बाद और जीतने के बाद उन्हें निभाएंगे या नहीं? क्योंकि निभाएंगे तो जनता का विश्वास जीत पाएंगे, वरना उसके 5 साल भी ये वही जनता है जिसे आपको मत देना है। जनता ही हिसाब किताब लेती है उन पार्टियों से जिन्हें जिताती है, उनका ताज गिराती भी है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहें अनादि टीवी। नमस्कार।